नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS हिंदी में। देखिए ये हमारा आज टेस्ट 6 है और हम लोग 1 से 6 तक देखिए आ गए हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया आप लोगों का यहाँ पे परफॉर्मेंस है टेस्ट सीरीज़ में जो ग्रुप चल रहा है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस तरीके से अगर लिखते रहें तो निश्चित है कि आपका इस बार 64वीं मेंस में IAS हिंदी की तरफ से निश्चित है कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट इस बार आने वाला है। इसी प्रकार आप अपने जोश और एनर्जी के साथ एकदम लगे रहिए, निश्चित रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं टेस्ट 6 का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में ग्लोबलाइजेशन के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों की गंभीरतापूर्वक विवेचना कीजिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया वैश्वीकरण, तो भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की गंभीरतापूर्वक विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, उसी में है कि विज्ञान तथा तकनीकी नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन निश्चित है आपको मिल सकते हैं आगे वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले ही एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। ठीक है, बहुत कुछ किया जाना जरूरी है, चर्चा करें। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना जरूरी है, चर्चा करें। अलॉट अब ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सीरियसली डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, देन हाउ कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट्स, एक्सप्लेन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, अलॉट नीड्स टू बी डन टू मेक आयुष्मान भारत स्कीम अ सक्सेस स्टोरी, कमेंट। ठीक है, ये आपका 2 क्वेश्चन है टेस्ट 6 के लिए। ठीक है, हम लोग अब आगे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टेस्ट 5 का कि किस प्रकार से लिखा जाना था। तो लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। 2 बातें हमें आपको बतानी है, आप लोग धैर्यपूर्वक सुन लीजिएगा, हम जल्दी ही डिस्कशन पे आते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। पहली बात ये कि देखिए इकोनॉमिक सर्वे कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हम सभी लोगों को पता है। जो लोग 64वें का मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जिसकी महत्ता हम लोग भी समझते हैं। तो इस वजह से ही आपके लिए वो किसी प्रकार से अरेंज किया गया है कि हम अपने चैनल पे आपको एक बार इकोनॉमिक सर्वे जरूर दें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसलिए आप ही के लिए वो टीचर को अरेंज किया गया और वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हाँ, IAS हिंदी पूरी तरीके से आपके लिए लगा हुआ है, आप भी अपना मेहनत जारी रखिए। सेकेंड बात बतानी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी आप सभी लोग लिख रहे हैं उनका आंसर, तो कभी देखते होंगे कभी किसी का आंसर बेस्ट होता है, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का। तो सभी लोगों की मेहनत इसमें लग रही है और इन सभी मेहनत को एक साथ हम करके आपको एक PDF प्रोवाइड कर देंगे 15 अप्रैल को, जिसमें इन सभी क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है, जो हमें लगता है कि एकदम सटीक आंसर है, टू द पॉइंट आंसर है, 4 पेज में होना चाहिए। अभी उस पर भी बात करेंगे, उसमें भी बहुत लोगों को समस्या है। तो जिस तरीके से आपको लिखना है 64वीं मेंस में, बहुत ही मेहनत करके लोग अच्छे आंसर लिखते हैं। तो लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट है, सभी की मेहनत डिस्ट्रीब्यूटेड है और सभी को और सिलेक्शन चाहिए, तो हमें पूरे 100% कंप्लीट करना है। अब लेकिन कोई भी लड़का पूरी तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर बेस्ट नहीं लिख सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो कोई कुछ 10 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन, 4, 6, 7, 8 इस तरीके से किया हुआ है। तो उन सभी की मेहनत को जोड़ के एक साथ हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे 15 अप्रैल को इन सभी क्वेश्चन का, जिसमें जो भी वो पूरा पेपर वाइज होगा, GS1 GS2 सब्जेक्ट वाइज भी वो सारे क्वेश्चन अलग अलग आपके सामने वहाँ PDF में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनकी आने की प्रबल संभावना होगी, उन क्वेश्चन पे स्टार या इंपॉर्टेंट कुछ भी लिखा रहेगा, जिससे कि आप उन्हें पूरी तरीके से अगर याद करके भी, रट के भी चले जाते हैं पूरी तरीके से, तो भी आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो वो PDF आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मदद करेगा। इसलिए आप अभी आंसर लिखते रहिए, घबराइए मत। आपको उस 15 अप्रैल को सारे आंसर का PDF आपको एक साथ दे दिया जाएगा। ठीक है, हम अपना टेस्ट 5 का डिस्कशन देख लेते हैं। तो हमारा टेस्ट 5 का देखिए पहला क्वेश्चन था कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, विवेचना कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आप अगर KBC नैनो का जो सॉल्व वाला आप लोग खरीदे होंगे तो उसमें भी देखेंगे कि बहुत ही
घटिया तरीके से उसमें आंसर लिखा हुआ है। सिर्फ मौर्य कला के बारे में ही सब कुछ चीज़ें बता दी गई, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पूरे आंसर में अपने क्या करना है, विशेषता पे फोकस रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैव तकनीकी का क्या अर्थ है, कृषि तथा पर्यावरण के क्षेत्र में इसकी उपादेयता की विवेचना कीजिए। उपादेयता, वाइबिलिटी का मतलब हुआ कितना वो व्यवहार्य है, उसकी उपादेयता कितनी है उसकी विवेचना करनी है। तो यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि समझना है कि कृषि के क्षेत्र में उपादेयता पूर्ण रूप से तो नहीं है। अगर पूर्ण रूप से नहीं है तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव दिखाना है, और क्यों नहीं है तो निगेटिव भी दिखाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को ये क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बताते हैं तो हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का कितना उपयोग है, किस तरीके से, वो आप लिख दिए, सिर्फ इतना ही लोग लिख रहे हैं। लेकिन आपको नकारात्मक भी लिखना पड़ेगा क्योंकि उसकी व्यवहार्यता पूछ रहा है, उसकी उपादेयता पूछ रहा है। तो कुछ चीज़ों में उस व्यवहार्य नहीं है तो उन चीज़ों को भी आपको बताना होगा। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं। एक चीज़ और सब लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर अगर सटीक आंसर लिखते हैं तो कैसे 4 पेज में लिखेंगे, 4 पेज बहुत ज़्यादा होता है, तो एकदम सटीक आंसर लिखेंगे तो वो तो 2 ही पेज में ख़त्म हो जाता है, तो क्या किया जाए। तो देखिए एक चीज़ आप समझिए, सटीक आंसर ही आपको लिखना है, लेकिन आपको ये समझना, जैसे इसमें ही देख लीजिए जैव तकनीकी का क्या अर्थ है, फिर इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर ये मान लीजिए आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है तो ये वाले पार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर ही दिया जाएगा, बाकी आपका कृषि पे और पर्यावरण पे 14-14 नंबर का इस तरीके से बांटा जाना चाहिए था। मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है कि नहीं ये 10 नंबर का है, इसको लिख दिया तो उसको 10 मिल जाएगा। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को देख के। तो आपको अगर ये 10 नंबर का है, इसका महत्व तो कम है, तो आपको इसे कम ही लिखना होगा। उसी प्रकार से आपको अपने आंसर में भी इन सबको महत्व देना होगा। तो अब देखिए जैव तकनीक का अर्थ आपको यहाँ पर आप इतने में इंट्रोडक्शन बता दिए, ये पार्ट 1 पेज आप अर्थ के लिए ले सकते हैं, जैव तकनीकी के बारे में समझा दिए। 1 पेज आपको पूरा लेना होगा कृषि के बारे में बताने के लिए, 1 पेज पूरा लेना है आपको पर्यावरण के बारे में। उसके बाद आप लगभग आधे पेज में आप निगेटिव बता दिए कि इनकी क्या निगेटिव, मतलब क्या इसका नकारात्मक पक्ष भी है। उसके बाद आप कंक्लूजन दे दिए। पूरे 4 पेज आपके कंप्लीट, टोटल 36 पेज आपको मिलते हैं। 8 प्रश्न लिखना है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 4 पेज पर क्वेश्चन पर आंसर लिख रहे हैं तो आपके 32 पेज कवर हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो आप उसमें 5 पेज पे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 6 क्वेश्चन तो आप कम से कम 4 पेज लिखिए ही, और अगर नहीं हो रहा है, आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, ज़्यादा है, तो आप 5 पेज में ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पे जा सकते हैं। इस प्रकार से आप टोटल 34 पेज पूरे कॉपी का यूज़ कर ले जाएंगे। तो यही मेरी समझ से आइडियल है। अगर आप 5 पेज 6 पेज लिखेंगे तो आपके समय भी ज़्यादा लगेगा, पेज भी कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा नंबर तो ऐसा है कि नहीं कि आपको ज़्यादा दे दिया जाएगा, और किसी और क्वेश्चन में आपको उसकी वजह से कम भी मिल जाएगा। तो इस वजह से ऐसा गलती ना करें। अब हम लोग देख लेते हैं जो बेस्ट आंसर रहा है अभी तक में कैसा होना चाहिए था। मतलब उसको आप एकदम बेस्ट नहीं समझे। देखिए आंसर जो है ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, इसमें का नाम ही है, तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। इसमें बहुत लोगों के आंसर अच्छे होते हैं, हम उनमें से एक आपको दिखाते हैं। तो आप ये मत कोई लोग समझिएगा कि मेरी कॉपी को नहीं दिखाया गया। आइए कॉपी देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये देखिए दर्शन कुमार जी का ये आंसर है। इनका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मेरी समझ से काफ़ी अच्छा है, बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए विशेषता बतानी है, विशेषता को कई तरीके से बताया जा सकता है, तो इनका जो तरीका है वो मुझे बेहतर लगा, जो कि बेस्ट लग रहा है मुझे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए मौर्य कला का इन्होंने वर्गीकरण किया, वो तो सभी लोग किए हैं कि राजकीय और लोक कला में, और डिवाइड कर दिए उसमें क्या क्या चीज़ें थीं। ठीक है, अब देखिए आपको विशेषता बतानी है, तो आप ओवरऑल मौर्य कला की एक एक करके विशेषताएं बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या किया जाता था, विभिन्न विभिन्न जो कलाएं थीं उनमें। दूसरा तरीका है कि आप विभिन्न कलाओं की अलग अलग विशेषताएं बता सकते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं अलग अलग प्रकार से थी। तो मेरी समझ से ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए इन सभी स्वरूपों की विशेषताओं को उन्होंने संरचना के मुताबिक अलग अलग है, जो कि निम्न, और ये भी एक तरीका है क्योंकि सभी की विशेषताएं जो होंगी वो संरचना के हिसाब से अलग अलग होगी, जिसको उन्होंने पहले ही अपने कनेक्टिंग जो लाइन है उसमें उन्होंने बता दिया। तो ये एक बेहतर तरीका है आंसर लिखने का। तो देखिए राजप्रसाद के बारे में इन्होंने बताया, पहले तो उसके बारे में चीज़ें बता दी, और देखिए स्पेसिफिक
टिक करके यहाँ पे उसकी मौलिक विशेषताएं बताया इन्होंने 2 बार, 2 बातें, उसका फिर उदाहरण भी देना है आपको। फिर उसके बाद स्तंभ के बारे में देखिए बताया गया, ठीक है, आप उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिए तो आपका वो बेहतर आंसर दिख रहा है। फिर मौलिक विशेषताएं देखिए, मेन चीज़ क्योंकि विशेषता बतानी थी, विशेषता बताया इन्होंने कि आकाश में पत्थर से बना है जो कि चूना बलुआ पत्थर को तराश कर लाया गया था, फिर बिना चौकी अथवा आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, फिर ठीक है, स्वतंत्र रूप से खुले आकार के नीचे हैं, शीर्ष पर पशुओं की आकृति, मतलब इस प्रकार से सभी चीज़ों का मतलब उन्होंने विशेषता बताया। उसके बाद देखिए उदाहरण बताया, ये बेहतर तरीका है। उसी प्रकार से स्तूप की विशेषता, फिर स्तूप का जो भी उदाहरण है कहाँ पाया गया उस प्रकार से, फिर गुहा विहार, उसका देखिए अलग अलग पूरी विशेषताएं बताई गई हैं। आप इनका आंसर देख भी सकते हैं, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, तो पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, हम आपको बताना चाह रहे हैं कैसे लिखना है। आप भी समझ के लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, पढ़ने से कोई फ़ायदा इस तरीके से नहीं होगा। समझिए, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए और अंत समय में आपको एक इस तरीके का बेस्ट आंसर मिल जाए जिसको आप याद कर सके समझ के, ठीक है। उसी प्रकार देखिए उदाहरण दिया, फिर मृदभांड, उसकी विशेषताएं बताए, उसके उदाहरण बताए। फिर राजकीय, देखिए अब यहाँ पे दरबारी कला के बारे में बताने के बाद अब इन्होंने राजकीय मूर्तिकला की विशेषता एक एक करके बताई, फिर लोक कला की विशेषताएं अलग से बताई। ये एक बेहतर तरीका था, देखिए उदाहरण भी, लास्ट में निष्कर्ष इन्होंने दिया। तो अब देखिए ये पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर था, मुझे लगता है ये पूरी तरीके से परफेक्ट आंसर था। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन का इनका जो आंसर है उसमें काफ़ी कमियां हैं, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कभी कभी ये हमेशा सभी लोगों के साथ है, किसी का कोई क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहेगा तो दूसरे में कमी है, लेकिन अब इन्हें भी तो पूरा 100% चाहिए रिजल्ट निकालने के लिए, तो इनकी जो कमियां हैं वो इनको किसी दूसरे के क्वेश्चन से इनको पूरी कर दी जाएगी उस पीडीएफ के माध्यम से। तो इस प्रकार से सभी लोगों का लाभ होना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग अभी प्रैक्टिस करते रहिए और आपको आराम से 15 अप्रैल को मिल जाएगा उसको। आप फिर आपके पास जून में तक का एग्ज़ाम है, जून में एग्ज़ाम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा उसको 2 बार रिवाइज करने का। अब देखिए इसका हम रिव्यू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। पहला तो बेस्ट था। अब देखिए जैव तकनीकी का इन्होंने अर्थ बताया, ठीक है, इसके अंतर्गत जीन अभियांत्रिकी वगैरह इस तरह की बातों को बता दिया। फिर उसके बाद सीधे आते हैं जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में उपादेयता और पर्यावरण में उपादेयता के बारे में, ठीक है। अब इन्होंने देखिए ये दोनों ही पार्ट समान महत्व के हैं, तो अब एक सिंपल सी बात है, जो आंसर चेक कर रहा है एग्जामिनर उसको अगर एक पार्ट अधिक एक पार्ट कम दिखता है तो वो अपने आप उसको समझ में आ जाता है, मतलब देखने में ही ऐसा लगता है कि एक पार्ट को कम लिखा गया है, तो दिमाग में आ गया कि कुछ मिसिंग है, तो वहाँ पे नंबर आपके 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर कम हो गए। तो ऐसा दिखना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए पर्यावरण को लेके पॉइंट कम है तो इस प्रकार से पर्यावरण वाले हेडिंग के अंतर्गत इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि ऐसा देखने में ही न लगे कि कृषि के अपेक्षा इसमें ज़्यादा कमी है। ज़्यादा कमी होने पे ही वो अपने आप दिख जाता है। तो देखिए इन्होंने काफ़ी कुछ कृषि वाले के बारे में पॉइंट्स लिखे हैं, 6-7 पॉइंट लिखे हैं, और लेकिन उसके बाद 2-3 पॉइंट उसी में 2-3 पॉइंट उन्होंने लिखा है इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए आज भारत के 3 में कुपोषण वगैरह को ले लिया है। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह दिया है, वो सब तरीका इनका अच्छा है लेकिन इनकम्प्लीट है। लिखा इन्होंने बढ़िया ही है। देखिए ये सिर्फ 3 पॉइंट थे जो कि इनके इस पे थे पर्यावरण पे। तो विलुप्त जीव जंतुओं पेड़ पौधों का संरक्षित कर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, फिर स्वच्छ जैव ईंधन के रूप में इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया, और ये जो ई वेस्ट वगैरह का है ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन इसमें, और सागरीय जल तंत्र की संरक्षित करने में, इन सब चीज़ों पर 3 पॉइंट सिर्फ लिखा एनवायरनमेंट पे, और निगेटिव कहीं भी नहीं दिया गया, ठीक है। नहीं, इनके पार्ट में वो निगेटिव पार्ट भी है कि कुछ विरोध भी रहा है, तो विरोध के भी मुद्दों को इन्होंने लिखा है। तो ऑलमोस्ट इनका ये क्वेश्चन काफ़ी कंप्लीट है, लेकिन पर्यावरण वाले भाग को चूंकि अलग से नहीं, अब देखिए यहाँ पे उसको अलग से भी दिखा सकते थे कि कृषि में जैव विविध बायोटेक्नोलॉजी और पर्यावरण में बायोटेक्नोलॉजी, चूंकि एक ही हेडिंग में था तो वो पर्यावरण वाला छिप गया, तो इसको बेहतर तरीके से इस तरीके से लिखा जाता तो और भी अच्छा रहता इनका आंसर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन का एक बेहतर आंसर। ये देखिए सोनू वैभव जी का आंसर है जो कि एक सटीक फॉर्मेट में है, और अब रघुवंश कुमार जी का भी आंसर बहुत ही बेहतर आंसर उन्होंने लिखा है। उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है, वो मुझे सबसे अच्छी कॉपी लगी, लेकिन उसमें सिर्फ एक कमी थी, निगेटिव उसमें पार्ट नहीं डाला गया था, लेकिन वो कॉपी में मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने कितना बेहतर तरीके से लिखा है। तो इसमें पहले देख लेते हैं। तो इन्होंने पहले बताया जैव तकनीकी का अर्थ क्या है, उसमें उन्होंने उद्देश्य बताया, किस प्रकार से वो मानव जीवन के कल्याण के लिए वो उपयोगी है। फिर उसके बाद ये पार्ट इनका बहुत ही अच्छा था, जो कि सही जगह पर इन्होंने सेकेंड
सेकंड पैराग्राफ में इसको डाला कि जैव विविधता सम्मेलन 1992 के अनुसार जैव तकनीकी तकनीकों का वह समूह है जिसके अंतर्गत जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण एवं व्यापारिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा। उसके बाद इन्होंने बताया कि जैव तकनीकी जो है वो किस प्रकार से उसका अलग अलग तरीके से अध्ययन किया जाता है। अब देखिए अंडरलाइन भी जो किया गया है वो भी बेहतर तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप सीख सकते हैं कि अंडरलाइन जो कर रहे हैं वो सेम पेन से ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बीपीएससी में एक ही पेन को यूज़ करने को बोलता है, इंक चेंज नहीं करना होता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जैसे रेड बायोटेक्नोलॉजी जो एग्जामिनर देखिए कितने आसानी तरीके से इस चीज़ को पढ़ सकता है, तो उसको जितना आसान होगा उतना अच्छा नंबर। रेड बायोटेक्नोलॉजी अच्छा चिकित्सा के क्षेत्र में, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में, वो समझ गया, आगे वो उसको देखने की जरूरत नहीं, वो क्वालिटी समझ चुका है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी जलीय परिवहन तंत्र एवं संसाधनों का संरक्षण, ठीक है, जलीय परितंत्र सॉरी। फिर उसके बाद व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी औद्योगिक उत्पादन के लिए, येलो के लिए किस लिए, कीटों के उपयोग एवं संसाधन के रूप में। तो इस प्रकार से वो समझ गया कि अच्छा ठीक है, इन्होंने जो कृषि है ये जैव प्रौद्योगिकी उसके क्लियर इन्होंने समझाया। अब उसके बाद कृषि के क्षेत्र में उन्होंने इसकी उपादेयता को बताया, पॉइंट दिया, ठीक है, खाद्य सुरक्षा के लिए, पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उच्च पोषक गुणवत्ता के लिए, समस्याओं इस तरीके से। फिर उसके बाद है कीटनाशी रसायन के प्रभाव न पड़े इस प्रकार, तो ये इन्होंने बता दिया उसके पॉजिटिव पॉइंट्स। फिर उसके बाद देखिए नकारात्मक प्रभाव। अब देखिए सारी चीज़ों को 4 ही पेज में कंप्लीट करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जरूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स को लिखें ही, अगर सारे पॉइंट नहीं लिख पा रहे हैं तो आप डायग्राम बना के उसको सारे पॉइंट्स लिख दीजिए, ठीक है, उस डायग्राम में डाल के 2-3 का आप एक्सप्लेन कर दिए। अब देखिए इन्होंने निगेटिव पॉइंट्स भी लिखे हैं उसी के तुरंत बाद, कृषि क्षेत्र में नकारात्मक, फिर उसी प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में कि उसकी क्या उपादेयता है, सारी चीज़ों को उन्होंने बताया, ठीक है, संबंधित समस्या वह जो भी है परिविविधता संरक्षण। हाँ, ये एक कमी है कि इस जो भी ये पॉइंट्स लिखे 3-3 पॉइंट लिखे हैं, कृषि में भी 3 ही पॉइंट है, उन पॉइंट्स को ये बढ़ा सकते थे, ठीक है, नकारात्मक पॉइंट्स को थोड़ा कम किया जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए जो भी नकारात्मक प्रभाव है एक 1 बाय 1 कृषि और पर्यावरण में इन्होंने दिखा दिया। देखिए अब समस्याएं ज़्यादा दिखा दी गई हैं नकारात्मक। अब फिर उसके बाद देखिए वो कृषि हो गया, फिर यहाँ पे पर्यावरण के लेकर सकारात्मक बताया, उसके बाद नकारात्मक बताया गया और लास्ट में कंक्लूजन दे दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ और आप देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको आप हमें अक्सर कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं और आपको इतना स्कोप मिलता है कि कंक्लूजन में यूज़ कर सकें। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत टिकाऊ विकल्पों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसका इन्होंने प्रयोग किया जो कि एक बेहतर तरीका था, ठीक है, बेस्ट आंसर है ये भी। तो अब हम देख लेते हैं कि रघुवंश जी का आंसर कितने क्लियरली कितने बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। तो ये देखिए रघुवंश जी का आंसर है, इसमें देखिए सारी वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर उन्होंने बताया है। और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग, देखिए जो प्रयोग है उन्होंने कितने डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स लिखे हैं, ये बहुत ही बेहतर तरीका है। आप ज़रूरी नहीं है कि सारा एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन इस तरीके से एग्जामिनर को पता चल गया कि इतने सारे डायमेंशन को इन्होंने कवर किया है। अब एक एक डायमेंशन को इन्होंने अलग अलग प्रकार से पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसी प्रकार से फिर इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में देखिए किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो सकता है, उसको पूरा डायग्रामेटिकली एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया है, बहुत ही डायमेंशन को सारे कवर किया है। अब इसी में बस एक ही कमी है कि और इसमें एक चीज़ और इनके उसमें कि सभी पे इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिया है, तो ये बहुत ही बेहतर तरीका था। बस नेगेटिव पॉइंट्स को थोड़ा सा ऐड करते तो बेहतर आंसर हो जाता है। हालांकि इन्होंने अपने कंक्लूजन में थोड़ा सा लिखा है कि जैव तकनीकी आज औद्योगिकरण व शहरीकरण के युग में वरदान सिद्ध हुआ है, हालांकि इसके कुछ नैतिक व वैज्ञानिक सीमाएं भी हैं। बस इतना ही लाइन इनका निगेटिव को लेके है, तो फिर भी ठीक है, परंतु इस तकनीक के लाभ उन्हें गौण कर देते हैं। आवश्यकता है कि अनुसंधान पर बल देकर जैव तकनीकी को सुगम व सुलभ बनाया जाए। तो ठीक है, इनका कंक्लूजन भी ठीक है, लेकिन नकारात्मक पक्ष को और डालते तो बेहतर रहता। देखिए इंग्लिश वाले आंसर हम अभी इसमें नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो आपको PDF मिलेगी 15 अप्रैल को, उसमें आपको सेपरेटली दोनों ही मिल जाएगा। हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस के आंसर एक साइड रहेंगे और इंग्लिश के भी पूरे अलग रहेंगे। तो जिसको इंग्लिश के लिए ज़रूरत होगा उनको इंग्लिश वाले ही मिलेंगे, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको हमारा सब मेहनत अच्छा लग रहा हो, आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ये कैसा लग रहा है, कोई सुधार हो तो वो सब कुछ आप बताया कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्त।